हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज राम लखन जी का घर मंगल गीतों से गुंजायमान था। कहीं पर ढोल की तो कहीं ठहाकों और ठिठोली के स्वर माहौल को अलग सी रंगीनी प्रदान कर रहे थे। घर के सभी बुजुर्ग लंबे अरसे के बाद अपने पुराने यादों को जवान कर रहे थे। ननदों के उलाहने, भाभियों का मान मनौवल, सासियों की ताकीद ऐसे अवसर की शान माने जाते हैं। घर की सजावट पूरे मोहल्ले की रौनक बढ़ा रही थी। मेहमानों के लिए तरह तरह के पकवान बनाने का जिम्मा हलवाई कारीगर के हाथ में था। सो उस्ताद की उस्तादी, कढ़ाई में छनती सुनहरी करारी जलेबियों, समोसे, दही भल्ले, पकौड़ियों, कचौरियों के बेहतरीन खुशबू के माध्यम से पूरे मोहल्ले की रसना को लिप्सा रस में पाग कर क्षुधा देवी को आमंत्रित करती जठराग्नि को प्रज्वलित कर रही थी। खाने वालों के मुंह से खाने की लज्जत जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। अभी तो शाम की भी तैयारी करनी है। राम लखन जी अपनी पत्नी रेखा, बड़े बेटे अमर तथा बहू नेहा के साथ अपनी लाडली बेटी नैना की विवाह की तैयारियों में अति व्यस्त होकर भी सबके कामों पर नजर रखे हुए हैं ताकि कोई कसर न रह जाए। विवाह के गीत ढोलक की थाप के साथ और भी सुरीले लग रहे हैं। भले ही माहौल में मस्ती की धूम है, पर गानों के कुछ शब्द आंखों में आंसू लाने के लिए पर्याप्त हैं। नैना के माता पिता के दर्द रह रहकर आंखों में नमी बनाए हुए हैं। नैना भी अपने आप को मजबूत किए हुए है, नहीं तो माँ बाप के सब्र का बांध टूट जाएगा। खैर, अब समय भी कहाँ है। हल्दी, मटकोड़ा, पितृ पूजा और ना जाने क्या क्या काम बाकी है। सभी नियत समय पर हो जाने चाहिए। किसी को एक मिनट की भी फुर्सत नहीं है। तभी अचानक नैना की दोस्त रागिनी आ जाती है, जो कि उसकी बचपन की सहेली है। पिछले 2 सालों से वह अपनी मौसी के घर बेंगलोर में रहकर पढ़ाई कर रही है। उसके आ जाने से माहौल की रौनक और बढ़ जाती है। नैना भी बहुत खुश हो जाती है। इसी तरह सारे कार्यक्रम में वक्त बीत जाता है और लग्न का मुहूर्त पास आ जाता है। दुल्हन बनी हुई नैना बहुत ही खूबसूरत लग रही है। आज उसे उसकी सहेली ने अपने हाथों से सजाया है। रागिनी को बहुत उत्सुकता थी नैना के भावी जीवन साथी को देखने की। अभी तक उसकी नैना से कोई खास बात भी नहीं हो पाई जिससे वो जान सके कि नैना का जीवन साथी कौन है, क्या करता है। खैर, अब तो वह सीधा ही उसके पति से आमने सामने मिलेगी। राम प्रताप, जो कि शहर के जाने माने रईसों में से एक हैं, आज बड़े उत्साह के साथ अपने बड़े बेटे सूरज प्रताप का बारात लेकर राम लखन जी के द्वार पर आ चुके हैं। पुत्र के पिता होने का गौरव उनके हाव भाव बोलचाल में स्पष्ट झलक रहा है। उनकी पत्नी रचना आज फूली नहीं समा रही। इनकी दोनों बेटियों के 2 छोटे बेटे अपने खुशी का इजहार धूम धड़ाके के साथ नाच नाच कर रहे हैं। कभी वह चाची को खींचते, कभी चाचा को बुलाते, कभी पिताजी माताजी को, कभी बुआ फूफा जी को, तो कभी दोस्तों के साथ धूम धड़ाके में मस्त है। आज लग रहा था कि उनके पैर रुकने का नाम ही नहीं लेंगे। सभी के मुख पर अपार खुशियां हैं। राम लखन जी ने द्वार पर अपनी पत्नी, बेटे और सगे संबंधियों के साथ बारातियों का भव्य स्वागत किया। द्वार पूजा के बाद जयमाल की रस्में निभाई गई और दूल्हा मंडप में आ बैठा। उधर नैना अपनी दोस्त रागिनी को ढूंढ रही है। रागिनी पता नहीं कहाँ चली गई है। उसने अपनी भाभी से पूछा तो भाभी ने बताया कि रागिनी को कोई जरूरी काम था, इसलिए वह घर चली गई है। उसने कहा है कि वह बाद में आकर तुमसे मिलेगी। शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न हुई और नैना की विदाई हो गई। नैना जब ससुराल पहुंची, वहां उसका खूब स्वागत हुआ। मुंह दिखाई की रस्म के बाद नैना अपने कमरे में पहुंची, जहां उसकी सूरज प्रताप से मुलाकात हुई। यह उसकी सूरज से पहली मुलाकात थी,
लेकिन सूरज के व्यक्तित्व ने उसे बहुत ही आकर्षित और आनंदित किया। वह बहुत खुश हुई। आज वह अपने आप को सबसे सौभाग्यशालिनी समझ रही थी। रात बातों ही बातों में बीत गई। सुबह हो गई। नैना तैयार होकर नीचे सबके पास आई। सभी लोगों ने उसे आशीर्वाद दिया। वो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। आज किचन में उसका पहला दिन है और उसे कुछ मीठा बनाना है। हालांकि वह खाना बनाने में बहुत माहिर है, लेकिन दूसरे घर में जहां पर अनजाने लोगों के बीच में अपनी पाक कला का कौशल दिखाना है, वहां पर लगता है जैसे कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए। पर वहां तो दोनों नंदों ने उसे यह एहसास नहीं होने दिया कि वह पहली बार कुछ बना रही है। घर के लोग कितना मीठा खाते हैं, किस तरह का हलवा उन्हें पसंद है, सारी जानकारी नंदें देती जा रही थी। उसके लिए काम और आसान हो गया। हलवा बहुत ही स्वादिष्ट बना है। सभी घर वालों ने बहुत तारीफ की और सास ने अपने हाथ के सोने के कड़े उतारकर तोहफे में नैना के हाथों में पहना दिया। पति और घर वालों के व्यवहार से नैना के दिन बहुत सुख और चैन से बीत रहे हैं। शादी के कुछ समय बाद नैना गर्भवती हो गई। अब तो घर में और भी खुशियां चहचहाने लगी। लेकिन कुछ दिनों से नैना को कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उसे कुछ बातें रह रहकर परेशान कर रही है। एक तो घर में उसकी ससुराल के गांव से एक औरत आई हुई है जिसका नाम शोभा है। वो देखने में ठीक ठाक है, लेकिन घर वालों का रवैया उसके लिए और उसकी झिझक और डर जो कि उसके आंखों से झलकती है, अपने घर वालों के लिए वह नैना से छुपी नहीं रह सकी। दूसरी, नैना को अपनी सहेली रागिनी से मिलना था और उसे लग रहा था कि रागिनी उससे कटी कटी सी है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या बात है। एक तरफ तो इस औरत के बारे में वह बहुत कुछ जानना चाहती थी, लेकिन कुछ ही पूछने पर घर वाले टाल देते थे, और दूसरी तरफ रागिनी का यह बर्ताव, अब सब कुछ उसे रहस्यमयी लगने लगा। नैना को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ऐसे में एक दिन रात में जब नैना की नींद टूटी तो उसने सूरज को बिस्तर पर ना पाकर यह सोचा कि टॉयलेट गए होंगे। पर काफी देर बीत जाने के बाद नैना खुद ही उठकर सूरज को ढूंढने लगी। सूरज को खोजते खोजते ओह छत पर पहुंची तो दंग रह गई। सूरज और शोभा, छी, वो सूरज के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी, पर सूरज के ऐसे कृत्य ने उसे किंकरतव्य विमूढ़ कर दिया। उसने कुछ भी नहीं कहा और अपने कमरे में चली गई। कुछ समय बाद सूरज भी आकर सो गया। अब नैना शोभा और सूरज पर नजर रखने लगी। एक दिन घर के सारे लोग घर के बाहर गए हुए थे, बस शोभा और नैना ही घर पर थी। नैना ने शोभा से पूछ ही लिया, शोभा तुम कौन हो? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। बहुत आनाकानी करने के बाद शोभा ने जो कुछ बताया उसे सुनकर नैना सन्न रह गई, मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। शोभा ने कहा कि वह सूरज की पहली पत्नी है। आकर्षक रूप और बच्चा न होने के कारण सूरज का लगाव किसी दूसरी लड़की से हो गया। शोभा ने कहा, जब आपके घर वालों से पिताजी मिले तो उन्हें आप पसंद आ गई और उन्होंने सूरज और आपका रिश्ता पक्का कर दिया। ऐसे आप दोनों की शादी हो गई। नैना ने आश्चर्य से पूछा, तुमने इसका विरोध नहीं किया? शोभा ने कहा कि मैं देखने में कुछ खास नहीं हूँ, ऊपर से मुझे बच्चा भी नहीं हुआ। मैं पढ़ने लिखने में भी साधारण रही और सबसे बड़ा कारण मेरे माता पिता की आर्थिक स्थिति। जब मैंने विरोध किया तब सूरज के घर वालों और सूरज ने मुझसे कहा कि अगर मैं विरोध करूंगी तो सूरज मुझे तलाक दे देगा। अगर सूरज मुझे तलाक दे देता तो मैं अपने माँ बाप के घर भी नहीं जा सकती, क्योंकि पिताजी ने कहा अब जो कुछ भी है वही तुम्हारा घर है। हम यहाँ तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। एक तो हमारे पास पैसे नहीं हैं और दूसरी हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। हम जी नहीं पाएंगे। अब तुम ही बताओ नैना, मैं क्या करती? मैंने मुंह बंद कर लिया। नैना ने पूछा कि अगर तुम्हें बच्चा नहीं हुआ तो सूरज के छोटे भाई से शादी कर देते। उनको बच्चा हो जाता तो घर में संतान सुख तो मिलता। शोभा ने कहा,
सूरज को अपनी औलाद चाहिए और उनको तो केवल नारी की देह से प्यार है, तभी उसने मुझे छोड़कर किसी और लड़की के पास जाने लगे थे। आज पता नहीं उसका क्या हाल होगा, क्योंकि सूरज ने तो तुमसे शादी कर ली। नैना आश्चर्य से भर गई। सूरज ने एक साथ 3-3 जिंदगियों को बर्बाद किया, इसकी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए। नैना यह जानना चाहती थी कि शोभा के बाद वह दूसरी लड़की कौन है जिसे सूरज ने अपने जाल में फंसाया। नैना को अब शोभा से सहानुभूति होने लगी। नैना ने कहा कि शोभा, तुम परेशान मत हो, अब हम मिलकर सूरज को सबक सिखाएंगे और उसके परिवार वालों को भी। नैना को शोभा से यह भी पता चला कि कैसे घर वालों ने मिलकर शोभा के साथ दुर्व्यवहार किया, चाहे वो सास ससुर हो या ननदे देवर। देवरों की बुरी नजर हमेशा शोभा पर रहती थी। शोभा किस प्रकार अपना जीवन बिता रही है, यह सोचकर नैना की आंखों में आंसू आ गए। उसने शोभा को अपने गले से लगाया और कहा कि अब हम और तुम मिलकर इस परिस्थिति का सामना करेंगे, मगर मुझे सबसे पहले उस लड़की से मिलना है। कहते हैं कि नारी में वह शक्ति है जो समूचे विश्व को हिला सकने की ताकत रखती है, फिर भी वह अपनी इस शक्ति का कभी दुरुपयोग नहीं करती, बल्कि संपूर्ण जगत को ममता की छांव और सुरक्षा का कवच प्रदान करते हुए खुद बेचारगी की जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाती है। यही हाल शोभा का था। नैना ने शोभा को आश्वासन दिया कि वह सब ठीक करेगी। उसने सूरज और उसके घर वालों पर केस दायर कर दिया और स्वयं अपने माता पिता के घर चली गई। सूरज और उसके घर वालों को पुलिस पकड़ कर ले गई, लेकिन सूरज ने पैसे के जोर पर इस केस को रफा दफा करवा दिया और नैना को कहने लगा कि मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा। नैना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। नैना के माता पिता यही कह रहे थे कि बेटा समझौता कर लो, अक्सर लोगों की 2-2 शादियां होती हैं, ऐसे में अगर तुम दोनों समझदारी से रहो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब ससुराल छोड़ना तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। ऐसा घर कहाँ पाओगी? थोड़ा बहुत तो हर घर में होता ही है, और अगर तू यहाँ रहेगी तो एक दिन हम लोग चले जाएंगे और तुम तो अकेली पड़ जाओगी। नैना को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगा। उसे ऐसा लगा कि अब उसका कोई नहीं है। उसे तुरंत शोभा की याद आ गई। ऐसे में वह एक दिन रागिनी के घर गई। उसके घर उसके बड़े भाई ने यह बतलाया कि रागिनी अब यहाँ नहीं रहती, वह कहीं और रहती है। ऐसा कहकर बड़े भाई ने दरवाजा बंद कर लिया। नैना को बहुत आश्चर्य हुआ कि रागिनी के साथ क्या हुआ। खैर नैना अपने ससुराल पहुंची तो वहां पर सभी लोगों का क्रोध 7वें आसमान पर था। वहां नैना ने अपने सास ससुर, अपने पति सबसे बात की कि सूरज ने क्या सही किया। उसने एक साथ 3-3 जिंदगियां बर्बाद कर दी। सूरज ने कहा मैं पुरुष हूँ और पुरुष 3 या 4 शादियां कर सकता है। नैना ने कहा नहीं, अब नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए कानून बनाए गए हैं जो नारी के अधिकारों की रक्षा करते हैं। सूरज जोर जोर से हंसने लगा। कानून? तुम्हारे FIR दर्ज कराने पर भी आज हम लोग घर पर हैं। अब बताओ कौन सा कानून? और तुमको अगर यहाँ रहना है तो हालात से समझौता करके रहो, नहीं तो यहाँ से चली जाओ। हमको जो करना होगा हम वही करेंगे। यह कहकर सूरज चला गया। नैना ने भी कहा ठीक है, देखती हूँ कब तक आप लोग अपनी मनमानी करते हैं। नैना ने एक स्कूल में अपना रिज्यूम जमा कर दिया और इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गई। क्योंकि वो पढ़ने में अच्छी खासी थी तो उसका सिलेक्शन तुरंत हो गया। अब नैना अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी। वो घर भी छोड़ दे तो भी उसके लिए चिंता की बात नहीं थी, क्योंकि स्कूल में टीचर्स के लिए भी हॉस्टल था। लेकिन उसे शोभा को भी इस कीचड़ से निकालना था और सूरज को भी सबक सिखाना था। नैना ने शोभा से बात की तो पता चला शोभा सिलाई कढ़ाई में बहुत निपुण है। तो नैना ने यह सोचा कि शोभा को उसके कौशल के हिसाब से काम दिलवा दे और एक किराए का कमरा लेकर शोभा के साथ रहे। एक दिन जब नैना अपने स्कूल के हॉस्टल के बाहर बगीचे में टहल रही थी, तभी उसे रागिनी दिखाई दी। रागिनी प्रिंसिपल ऑफिस में गई
और कुछ देर बाद बाहर आई तो नैना ने दौड़कर रागिनी को गले से लगा लिया। रागिनी भौचक्की सी रह गई। उसने कहा कि अरे नैना तुम यहाँ। नैना ने सारी आपबीती रागिनी को सुनाई तो रागिनी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। रागिनी ने कहा, नैना मुझे माफ कर दो, मुझे तुमको उसी दिन बता देना चाहिए था। नैना आश्चर्य से भर गई, क्या बता देना चाहिए था? और तुम मेरी शादी से ऐसे क्यों चली गई? रागिनी ने कहा कि नैना मैं ही वो तीसरी लड़की हूँ जिसे सूरज ने अपनी जाल में फंसाया। मुझसे शादी का वादा किया, मुझे गर्भवती किया और जब मैंने तुम्हारे दूल्हे के रूप में उसको देखा तो मैं कुछ भी नहीं कह पाई। मुझे तो यही लगा कि तुम्हारी जिंदगी ना बर्बाद हो जाए, इसलिए मैं वहां से चली आई। क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी, मेरे पापा को यह सुनकर हार्ट अटैक आ गया और वह दुनिया से चल बसे और मेरी माँ इसी दुख में घुट घुट कर पापा के पास चली गई। भाई ने घर से निकाल दिया। नैना चुपचाप सब सुन रही थी। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह सोच रही थी कि यह कैसा क्रूर कालचक्र है जिसमें हम तीनों की जिंदगी तबाह हो रही है। उसने रागिनी से पूछा, रागिनी अभी तुम कहाँ हो, क्या कर रही हो? रागिनी ने कहा, मैं एक एनजीओ में काम करती हूँ जो कुछ बच्चों को लेकर काम कर रहे हैं। हम झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को सुबह बुलाते हैं, उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, रहने का, खाने का, उठने बैठने का तरीका सिखाते हैं। फिर बच्चे नाश्ता करके इसी स्कूल में पढ़ने आ जाते हैं और फिर इस स्कूल से उसी एनजीओ की एक बिल्डिंग में वापस जाते हैं और खाना खाते हैं। शाम को ट्यूशन लेते हैं, फिर रात में घर चले जाते हैं। यहाँ बच्चों का नाश्ता, खाना, खिलौने, तरह तरह के खेल खिलाए जाते हैं और यह कोशिश की जाती है कि उनका भविष्य सुधर जाए। माँ बाप तो उन्हें बचपन से ही काम में लगा देना चाहते हैं। उनके बोलने का तरीका इतना खराब है कि गालियों से ही बात करते हैं। ऐसे में बच्चे इतने समय घर के माहौल से दूर रहते हैं और उन्हें सुधारने का मौका मिलता है। हालांकि बहुत चैलेंजिंग है यह काम। रोज बच्चों के माँ बाप आ धमकते हैं और कहते हैं कि मेरा बच्चा मुझे दो, मुझे काम पर ले जाना है। किसी तरह से हम लोग उनको कुछ ले देकर मनाते हैं। तभी नैना ने पूछा, रागिनी सूरज की पहली पत्नी शोभा बहुत अच्छा सिलाई कढ़ाई करती है, उसके लिए भी कुछ काम मिलेगा तुम्हारे एनजीओ में? रागिनी ने कहा, क्यों नहीं, उस एनजीओ में कुछ ऐसे टीचर्स की जरूरत है जो कुछ ऐसे कौशल जानते हैं जिससे कि बच्चों के माताओं को कुछ काम मिल सके और बच्चे चैन से यहाँ पर पढ़ लिख सकें। इससे उनकी अर्निंग भी हो जाएगी, उन्हें कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं होगा और उनका जीवन स्तर भी सुधरेगा। तुम ऐसा करो कि शोभा को आज हमारे एनजीओ में ले आओ, मैं तुम्हें वहाँ का पता बता देती हूँ। अरे तुम्हें यहाँ स्कूल से भी उस एनजीओ का पता मिल जाएगा। आज मैं उन्हीं बच्चों के सिलसिले में यहाँ पर आई थी। बहुत अच्छा हुआ कि तुमसे मुलाकात हो गई, वरना मैं तो तुमसे नजरें भी नहीं मिला पाती। अच्छा किसी दिन घर आना, अपने बेटे से मिलवाऊंगी। उसने नैना को देखकर कहा, लगता है तुम्हें भी बेबी होने वाला है। नैना ने कहा, लेकिन हमारे भाग्य इतने खराब है कि इन बच्चों को हम इनका परिवार नहीं दे सकते। खैर रागिनी, मुझे तुमसे एक और बात करनी है। अब हम 3 हो गए और हमें सूरज को सबक सिखाना ही होगा, हम उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। रागिनी ने कहा, अब तो मैं भी खड़ी हूँ। रागिनी और नैना ने मिलकर एक ऐसे वकील को पकड़ा जो कि बहुत ईमानदार और सख्त मिजाज वाला था। उस वकील ने नैना का केस फिर से फाइल करवाया और सूरज को इस धोखाधड़ी के आधार पर 7 वर्ष का कारावास जुर्माने सहित हुआ और साथ में पूरे परिवार को भी दंड मिला सूरज का साथ देने के लिए, और नैना के विवाह को अमान्य घोषित कर दिया गया। इस तरह नैना, रागिनी और शोभा तीनों ने अपनी पिछली बर्बादियों के ऊपर एक नई कहानी गढ़ी और एक नए जीवन की शुरुआत एक साथ मिलकर लोगों के लिए एक मिसाल बनकर के शुरू किया। अब नए जीवन का सवेरा उनके जीवन में 7 रंग भरने को तैयार था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो
कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।